हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर वेव ऑप्टिक्स की सारी डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। ये सारी डेरिवेशन आपके लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये सारी डेरिवेशंस मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और इन सब डेरिवेशंस का एक पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली डेरिवेशन है, अच्छा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपको अगर चैप्टर नहीं आता है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो और पहले चैप्टर को समझ लो। ये वीडियो है सिर्फ डेरिवेशंस की प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए कि आप चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको चैप्टर का आइडिया है, नाउ यू वांट टू रिवाइज ओनली डेरिवेशंस, तब यहां पर आप आके वीडियो को आगे देख सकते हो। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, चैप्टर को आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो मैंने अपनी वेव ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वहां से जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो आगे देखें। तो सबसे पहली डेरिवेशन है बच्चों, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स यूज करके, ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स को ही वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोला जाता है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल यूज करके हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बच्चों। तो शुरू करते हैं। यहां पर हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो येलो कलर से दिखाया है। यहां से एक लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई। एक दूसरी लाइट रे मैंने ली, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, राइट। ये दोनों पैरेलल आ रही हैं, तो इनका वेव फ्रंट कैसे बनेगा। अब देखो, वेव फ्रंट बोला मैंने, तो मैं ऐसी ऐसी टर्म्स यहां पे यूज करूंगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या बात हो रही है। तो चैप्टर का आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर एक वेव फ्रंट है एपी, राइट। जो पैरेलल रेज हैं तो उनके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बनाया, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक और वेव फ्रंट बनाया, ए डैश पी डैश। क्लियर? ओके। मान लेते हैं इस मीडियम में, ये जो ऊपर वाला मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड है सी, राइट। कॉपीराइट ले लिया हमने लाइट की स्पीड, यहां लाइट की स्पीड है सी। ओके। और ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स क्या है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में सारी वेवलेट्स को बराबर टाइम लगेगा। यानी इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में इस वाली वेवलेट को और इस वाली वेवलेट को बराबर टाइम लगेगा। वो टाइम हम ले लेते हैं टी, यानी कि P से P डैश और A से A डैश तक वेव्स को जाने में कितना टाइम लगा, T। तो आप बताओ, स्पीड है C, टाइम है T, तो PP डैश जो लेंथ है वो हुई C इंटू टी, और AA डैश जो लेंथ है वो भी हुई C इंटू टी। तो PP डैश इज C इंटू टी, AA डैश इज C इंटू टी। अब आप ये ले लो दो ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, AP डैश और A डैश P डैश। इन दोनों ट्राइंगल्स में AP डैश और AP डैश तो कॉमन हो गया, ठीक। PP डैश और AA डैश दोनों बराबर हैं CT, जो हमने अभी प्रूव कर दिया। और ये वाला एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल, RHS कॉन्ग्रेंस रूल ये कहता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक तो एंगल हो गया 90-90, अगर उनके हाइपोटेन्यूज बराबर हों और बची हुई दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड्स बराबर हों तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रेंट हुए तो क्या हुआ, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम इस तरफ ले रहे हैं, इस वाली रे से। ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये, राइट। ये पूरा 90 है, तो ये जो बचा हुआ है ये 90 माइनस आई हुआ, और ये पूरा भी 90 है तो ये बचा हुआ आई हुआ। सिमिलरली ये आर है, ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ 90 माइनस आर हुआ, और ये भी पूरा 90 है तो ये आर हुआ। यानी आई जो है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है पी ए पी डैश का, और आर जो है वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है ए डैश पी डैश का। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो बाय CP/CT ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और I इक्वल टू R, यही हमने प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं और स्नेल्स लॉ प्रूव करेंगे हम यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट और ह्यूजेंस प्रिंसिपल्स। यहां पर एक मीडियम 1 है और यहां पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 है। यहां से एक लाइट रे आई, मान लेते हैं ये रेयर है ये डेंसर है, तो ये लाइट रे आई रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। ये इसके पैरेलल दूसरी लाइट रे आई, ये भी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। ये नॉर्मल है, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा, और ये पूरा 90 है तो ये आई होगा।
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर से ले लो, इसकी बजाय इधर से, जैसे पीछे हमने रिफ्लेक्शन भी दूसरी वाली रे का लिया ना, तो ये r है, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस r, और ये पूरा भी 90 है तो ये होगा r। समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा, इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड हम मान लेते हैं c1, और इस वाले मीडियम में हम लाइट की स्पीड मान लेते हैं c2। ठीक, तो वही हो गया। ये वाली जो लेंथ है BD लेंथ क्या हुई C1t, और AC लेंथ क्या हुई C2t। एक मिनट, सो सॉरी, इसको नहीं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, राइट। BD लेंथ क्या हुई, हमने मान लिया इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट तक जाने में सारी वेवलेट्स को टाइम लग रहा है t, तो BD लेंथ क्या हुई, BD लेंथ क्या हुई C1t, और AC लेंथ क्या हुई, AC लेंथ क्या हुई C2t, राइट। ओके। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल लो ABD ट्राइंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो BD बाय AD होगा, है ना, BD बाय AD। और इस वाले ट्राइंगल में साइन I क्या हो गया BD बाय AD, साइन R क्या होगा AC बाय AD, तो साइन R होगा AC बाय AD। अगर मैं साइन I बाय साइन R कर दूं तो AD से AD कट जाएगा, साइन I बाय साइन R कर दिया मैंने, और यहां पे AD से AD कट गया, BD बाय AC बचा, BD है C1t, AC है C2t, T से T कटा तो ये बचा C1 बाय C2। लेकिन आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है C1 बाय C2, तो है ना, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, बट ये किसके इक्वल था साइन I बाय साइन R के, तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन I बाय साइन R। ठीक, क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आप जानते हो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तभी आप यहां तक पहुंचे हो, तो आप जानते होगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या डेरिवेशंस हो सकती हैं। देखो, एक तो बहुत बड़ी डेरिवेशन थी स्लिट विड्थ की, वो कट गई है इस साल, तब भी मैं सिर्फ फॉर्मूला लेकर आ गया हूं, काफी फॉर्मूले इसके अंदर मैंने लिख लिए हैं ताकि डेरिवेशंस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएं इस चैप्टर के। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहां पर दो लाइट सोर्सेज हैं S1 और S2, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इससे लाइट आई ऐसे, इससे लाइट आई ऐसे, और दोनों P पॉइंट पे मिली, है ना। ये पूरी लाइट ऐसे आ रही होगी, इससे भी पूरी लाइट ऐसे आ रही होगी, तो कई जगह पे मिल रही होगी, उनमें से एक पॉइंट हमने पकड़ लिया P। ठीक है, S1 जो लाइट सोर्स है उससे जो लाइट आ रही है, मान लेते हैं उसकी इक्वेशन है ये y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, यानी उसका एम्पलीट्यूड हो गया a1। S2 से जो लाइट आ रही है उसको मान लेते हैं a2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी S2 से जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड हो गया a2, और S1 S2 से जो लाइट आ रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया 5। अब जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगी तो इंटरफेयर करने के बाद जो लाइट वेव बनेगी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई y1 प्लस y2, इनको ऐड कर दिया दोनों को हमने, यहां पे हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, ये वाला देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है, इसको हमने खोल दिया। इन दोनों में से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, तो यहां a1 बचा और यहां a2 कॉस 5 बचा, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अगर हमने a1 प्लस a2 कॉस 5 की जगह r कॉस थीटा पुट किया, क्यों पुट किया अभी पता चलेगा, और a2 साइन 5 की जगह हमने r साइन थीटा, आई एम वेरी सॉरी मैं बहुत गलतियां कर रहा हूं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना, बहुत बार मैं इसको रिवाइज करता हूं, बहुत बार तो नहीं, 2-3 बार तो करता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। a2 साइन 5 को हमने r साइन थीटा पुट करा, तो इसकी जगह हमने r कॉस थीटा, इसकी जगह हमने पुट किया r साइन थीटा, तो ये हो गया r कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, r कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का, है ना, वापस बंद कर दिया उस फॉर्मूले को। सो दिस इज व्हाट, ये तो एक वेव की तरह इक्वेशन आ गई ना,
बच्चों दो वेव्स की इंटरफेरेंस से भी वेव ही बनती है, लेकिन यहां पे ये जो दोनों की इंटरफेरेंस से ये जो इक्वेशन आई थी अपने पास, दोनों की इंटरफेरेंस से ये जो इक्वेशन आई थी अपने पास, ये देखने में कहीं से वेव नहीं लग रही थी। तो हमने ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस करे, अब ये वेव की इक्वेशन लग रही है, और ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हो गया r, एंड दिस r कैन बी इजीली कैलकुलेटेड यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। इसको हमने खोला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और इसको खोला तो आप देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव होगा, और यहां पर ये एक और मिस्टेक, ये साइन फाई नहीं है बच्चों, ये साइन फाई नहीं है, ये a2 साइन फाई है ना। तो जब इसको खोलेंगे तो यहां पर क्या आएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, है ना। तो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव में से a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव होता है 1, तो बचा क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और ये किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी। लेकिन इसमें से भी आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा अंदर, यानी कि वो होता है 1, तो ये आर स्क्वायर की पूरी वैल्यू आई। तो फिर आर की वैल्यू क्या आई, इसका रूट, है ना। आर की वैल्यू क्या आई, यहां पे मैं लिख देता हूं, आर की वैल्यू क्या आई, आर की वैल्यू आई इसका रूट। तो ये हमने क्या निकाला, हम तो डेरिवेशंस कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या निकाला। ये हमने निकाला, अगर दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक का एम्पलीट्यूड है a1, एक का एम्पलीट्यूड है a2, तो दोनों जब इंटरफेयर करेंगी तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ये होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस निकलेंगी। बट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मैं लिख लाया हूं, अगर इंटेंसिटी का डेरिवेशन पूछता है तो वो भी यहीं से होगा। इंटेंसिटी किसी भी वेव की बच्चों उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो ये क्या हो गई, आई हो गया ना, ये आई हो गया, और ये a1 स्क्वायर क्या है, ये पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये उसकी इंटेंसिटी हो गई, ये दूसरी वाली की इंटेंसिटी हो गई, a1 a2 दोनों की इंटेंसिटीज का रूट हो गया, राइट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हो सकता है। और एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं और डिराइव कर दूं आपके लिए, कि अगर जो दोनों सोर्सेज हैं S1 S2, उन दोनों से जो वेव्स आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी बराबर है मान लो I0, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे हम डिराइव करते हैं, I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 इंटू I0, तो I0 स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस फाइव, राइट। सो विच गिव्स I इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0, है ना, 2I0 प्लस ये रूट से बाहर आ गया 2I0 कॉस फाइव। तो क्या कॉमन आ गया, 2I0 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस फाइव। जिन बच्चों के पास मैथ्स है उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो सुन लें। 1 प्लस कॉस फाइव का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, लिख लो कहीं साइड में। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो ये कॉस फाइव है, तो यहां पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2, और फाइनली दिस विल बी 4। किसी ने कमेंट किया था सर आप तो छुपा ही लेते हो सारा, हमें लिखने का टाइम ही नहीं देते। लो मैं हट जाता हूँ। वैसे मैंने उसको बोला कि बेटा आप पॉज करके भी लिख सकते हो, तो इसलिए आप लोग भी पॉज करके लिख लिया करो। मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस पर, मेरे को ना बोर्ड पे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। आप मेरे हाथ की पोजीशन भी देख सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा जाता है, बट आई एम प्रैक्टिसिंग। हो जाती है ये चीज़ बीच बीच में मेरे साथ।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा अगर दोनों सोर्सेस की लाइट की इंटेंसिटी बराबर हो और वो आई नॉट हो, तो जब वो इंटरफेयर करेंगी तो जो न्यू उसके इंटरफेरेंस के बाद जो न्यू वेव बन रही है उसकी इंटेंसिटी आई जो है वो ये होगी। ये फॉर्मूला भी आ सकता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट पे फॉल करता है, ट्रफ पे फॉल करता है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, राइट। तो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और ये रहा एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम होगा। A1 A2 तो फिक्स्ड है क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और वो कहां पे होती है जब फाई होता है 2n पाई, ठीक है, यानी कि 0 पे और 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, राइट। तो अब इसको 1 रख दो तो आपके पास आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहां पे इसको 1 रख दिया ना तो आर मैक्स क्या आ जाएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, यानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट, यानी A1 प्लस A2, राइट। बट हम तो डिराइव कर रहे हैं, तो हमने डिराइव करनी है कंडीशन किस चीज की, पाथ डिफरेंस की और फेज डिफरेंस की। तो बच्चों ध्यान से देखना, यह आपको समझ में आ गया कि अगर cos फाई 1 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और cos फाई 1 कहां होगा जब फाई होगा 2n पाई। अब देखो अगर फाई है 2n पाई तो ये क्या है फेज डिफरेंस। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस। देखो पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है, जब फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई का, जब फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई का, 2 पाई मतलब एक पूरी वेव छूट गई। अगर पहली और दूसरी वेव में फेज डिफरेंस है 2 पाई का, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, चलो पाथ डिफरेंस नहीं मालूम आपको, फेज डिफरेंस तो मालूम है ना। जैसे एक वेव ये है और दूसरी वेव तब स्टार्ट हुई जब इसकी यहां से जब इसकी एक वेव कंप्लीट हो गई, राइट। जैसे कि अगर मैं मानूं कि यहां पे 1 2 3 4 5 वेव्स हैं और यहां पे 1 2 3 4 5 6 वेव्स हैं, राइट। तो एक पूरी वेव का डिफरेंस आ गया इनमें। लेकिन ऐसे केस में भी जब P पे ये वेव्स मिलेंगी जाके तो वापस पहली वाली का भी क्रस्ट ही स्टार्ट होगा, दूसरी वाली का भी क्रस्ट ही स्टार्ट होगा, राइट। तो इस तरह का फेज डिफरेंस है ये। तो जब एक पूरी वेव छूटती है तो फेज डिफरेंस तो 2 पाई का आता है, और पाथ डिफरेंस कितने का आता है पूरा लैम्डा। एक पूरी वेव छूट गई ना, तो एक हम यहां पे एक जनरल फॉर्मूला निकालें कि अगर फेज डिफरेंस है कितना तो पाथ डिफरेंस होगा कितना। मतलब अगर फेज डिफरेंस है 2 पाई तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। अगर फेज डिफरेंस है 1 रेडियन तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 पाई। और अगर फेज डिफरेंस है एनी एंगल फाई तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई, राइट। तो फाई क्या होगा बताओ, फाई क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जिनका फेज डिफरेंस है फाई। तो बताओ फाई क्या आएगा, फाई आएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू एक्स, राइट। ओके, और फाई है क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, फाई है क्या 2n पाई। तो अगर मैं फाई की जगह 2n पाई रख दूं तो एक तो 2 से 2 कटेगा और एक पाई से पाई कटेगा, तो पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा। तो फेज डिफरेंस हो गया 2n पाई और पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा। n लैम्डा मतलब n को 1 2 3 4 तुम पुट करते जाओ तो एक वेव छूटेगी, 2 वेव छूटेंगी, 3 वेव छूटेंगी, तो हमेशा क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसे यहां पे अगर यहां पे 1 2 3 4 5 वेव्स हैं और इसमें 6 हैं, इसमें 6 की बजाय 7 भी होती तो भी पूरी क्रस्ट पे ही फॉल करता। अगर इसमें 5 हैं और इसमें 8 होती तो भी क्रस्ट पे फॉल करता। यानी जब भी एक पूरी वेव छूटती है, चाहे एक छूटे चाहे 2 छूटे चाहे 3 छूटे, तो क्या बनता है, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई होगा -1 क्योंकि r चाहिए मिनिमम जब क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल करता है।
वो होता है जब फाई होता है 2n+1 इंटू पाई, यानी कि पाई के ऑड मल्टीपल्स में, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे। ठीक है, फिर हमने फाई की जगह ये रख दिया, यहां से ले लो, वैसे ये भी ठीक है, यहां से ले लो ये स्टेप, अगर आपको यहां पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फेज डिफरेंस हो गया फाई, तो वहां पे फेज डिफरेंस रख दिया, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, पार्ट डिफरेंस आएगा आपका लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई, फाई आपने रख दिया 2n+1, 2n+1 इंटू पाई, तो पाई से पाई कटा, सो फेज डिफरेंस इन केस ऑफ, पार्ट डिफरेंस सॉरी, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इज दिस। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और ये हो गया फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। इसके अलावा ये फॉर्मूले यहां पे आप लिख लो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के, राइट। मैक्सिमम इंटेंसिटी आर मैक्स का स्क्वायर, तो आर मैक्स था A1 + A2, मिनिमम इंटेंसिटी आर मिन का स्क्वायर, तो आर मिन था A1 - A2, इन दोनों की रेशियो आ गई ये। ठीक है, इंडिविजुअली उनकी इंटेंसिटीज की रेशियो होगी ये, फॉर्मूले लिख लाया हूं जस्ट ताकि रिवाइज करा दूं। अगर दोनों स्लिट्स की विड्थ है W1 W2, ये जो दो स्लिट्स हैं अगर इनकी विड्थ है W1 W2, तो इंटेंसिटी जो है वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जितना चौड़ा स्लिट होगा उतनी ज्यादा वेव्स, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की बाहर आएगी। तो W1/W2 इज इंटेंसिटी I1/I2 इक्वल टू A1² स्लिट विड्थ नहीं, फ्रिंज विड्थ। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, ऑल्टरनेट लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इसकी जो विड्थ होती है वो ये होती है। इसका डेरिवेशन था पहले सिलेबस में, अब नहीं है। एनर्जी कंसिडरेशन, हम ये प्रूव करेंगे कि टोटल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस से पहले और इंटरफेरेंस के बाद बराबर रहती है। देखो टोटल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस से पहले थी I1 + I2, I1 था KA1², या अगर ओके जो हमने A1 A2 लिया था लेटस से वो A एंड B है, यानी पहली वाली वेव की इंटेंसिटी A1 जो थी वो A है और दूसरे वाली जिसकी A2 थी वो B है। तो इंटेंसिटी पहली वाली वेव की I1 इज प्रोपोर्शनल टू A², तो I1 क्या हो गया KA², है ना, और दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी I2 क्या हो गई KB²। तो टोटल इंटेंसिटी इंटरफेरेंस से पहले कितनी थी, इनको ऐड किया, K कॉमन लिया, इंटरफेरेंस के बाद इंटेंसिटी बढ़ गई, वही जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो कहीं ज्यादा हो गई, लाइट बैंड्स में ज्यादा हो गई, डार्क में कम, लाइट में ज्यादा, डार्क में कम। तो हम निकालेंगे एवरेज इंटेंसिटी विच विल बी I max + I min/2। I max क्या था A + B का स्क्वायर, I min क्या था A - B का स्क्वायर बाय 2, है ना, K कॉमन ले लिया हमने, K समझ गए ना, जैसे यहां पे K आया, I max जो था वो प्रोपोर्शनल टू R max का स्क्वायर था, राइट, और R max क्या था, R max था A + B होल स्क्वायर। तो I max क्या होगा, I max होगा K इंटू A + B का स्क्वायर, और इसी तरीके से I min होगा K इंटू A - B का स्क्वायर। तो K/2 कॉमन आ गया, इसको खोला, 2AB से 2AB कट गया, A² + A² 2A² होगा, B² + B² 2B² होगा, उनका 2 कॉमन आया, 2 से 2 कटा, एंड फाइनली फिर से वही आ गया, यानी कि इंटेंसिटी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं हुआ। लास्ट डेरिवेशन इज डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा या किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ का फॉर्मूला। आप जानते हो कि डिफ्रैक्शन के अंदर nth मिनिमा की कंडीशन होती है A sin θ n = n लैम्डा। नहीं पता, डिफ्रैक्शन पे बहुत बढ़िया वीडियो है मेरा आधे घंटे का, उसको देख लो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। A sin θ n = n लैम्डा, ठीक है, A या फिर D जो भी बोलो, मतलब स्लिट की विड्थ, दिस D इज व्हाट, स्लिट की विड्थ। ये जो स्लिट है ना आपकी छोटी सी, ये जो स्लिट है इसकी विड्थ क्या है D, समझ गए। तो
nth मिनिमा कहां बनता है? nth मिनिमा बनता है जहां d sin थीटा n लैम्डा होता है, और nth मैक्सिमा कहां बनता है? जहां d sin थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। मैक्सिमा को हम हमेशा सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला तो सेंट्रल मैक्सिमा रहता है जो सबसे ब्राइट होता है, राइट। अच्छा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का डेरिवेशन है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहां से लेकर यहां तक मान लो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, तो यहां पे क्या होगा? पहला मिनिमा, और स्क्रीन के दूसरी तरफ यहां होगा पहला मिनिमा। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है, जिसकी विड्थ होगी x1 प्लस x1 यानी 2x1, राइट। तो पहला मिनिमा कहां बनेगा? ये रही मिनिमा की कंडीशन, तो पहला मिनिमा के लिए n की जगह 1 डाल दो, है ना। फर्स्ट मिनिमा वहां बनेगा जहां n की जगह 1 डाल दिया, तो n की जगह 1 डाल दिया। अच्छा, यहां कहीं पर भी हम साइन थीटा को थीटा लेकर चलेंगे और टेन थीटा को भी थीटा लेकर चलेंगे, क्योंकि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और ये एंगल्स बहुत स्मॉल हैं। तो n को 1 ले लिया, साइन थीटा की जगह थीटा रखा, तो थीटा मेरे को आ गया लैम्डा बाई डी। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा? x1 बाई डी, है ना। ये d है पूरा डिस्टेंस, स्क्रीन तक का डिस्टेंस, x1 बाई डी। टेन थीटा तो रखना ही नहीं, थीटा ही रखा, उसको थीटा x1 बाई डी। तो थीटा लैम्डा बाई डी भी है, थीटा x1 बाई डी भी है, दोनों को इक्वेट कराया, x1 की वैल्यू आ गई लैम्डा डी बाई डी। लेकिन हमें चाहिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2x1, तो 2x1 इज 2 लैम्डा डी बाई डी। इसी तरीके से अगर हमें एंगुलर विड्थ चाहिए हो, एंगुलर विड्थ चाहिए हो, एंगुलर विड्थ मतलब ये पूरा, ये एंगुलर विड्थ यानी 2 थीटा, तो थीटा के तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है थीटा का, तो 2 थीटा कर दो, 2 लैम्डा बाय डी। एंगुलर विड्थ इज 2 लैम्डा बाय डी। अब हम किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, सपोज यहां पर एक मैक्सिमा है ये, तो इसकी विड्थ क्या होगी? ये जो nth मिनिमा है, ये वाला nth मिनिमा और n प्लस 1th मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दैट विल बी द विड्थ ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। तो nth मिनिमा कहां होगा? nth मिनिमा वहां होगा जहां मिनिमा की कंडीशन में n को n ही रहने दो, सो वी गॉट थीटा n की वैल्यू ये। और इसके ऊपर वाला n प्लस 1th मिनिमा कहां होगा? जहां पर n की जगह n प्लस 1 होगा, राइट। तो विड्थ क्या है इस nth सेकेंडरी मैक्सिमा की? इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस, n प्लस 1th मिनिमा का डिस्टेंस हमने ये ले लिया, nth मिनिमा का डिस्टेंस हमने ये ले लिया। अगर तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो वीक होगा, पहले इस टॉपिक को सीख लेना जाके उस लिंक से, अगर समझ आ रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक। तो अब बताओ, अब यहां पे अगर मैं पुट करूं तो tan थीटा या फिर सिर्फ थीटा, तो थीटा n मेरे को क्या मिलेगा? xn बाई डी, है ना। तो xn मेरे को क्या मिलेगा? थीटा n डी, और xn प्लस 1 क्या होगा? थीटा n प्लस 1 डी। तो xn प्लस 1 की जगह थीटा n प्लस 1 डी, xn की जगह थीटा d इंटू थीटा n, तो d कॉमन आ गया, थीटा n प्लस 1 ये है, यहां डाल दिया, थीटा n ये है, यहां डाल दिया, लैम्डा बाई डी भी कॉमन आ गया, n से n कटा, तो किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आ गई लैम्डा डी बाय डी। और एंगुलर विड्थ क्या होगी? एंगुलर विड्थ मतलब ये, तो ये क्या होगा? थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n, तो थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n किया, ये भी खुलेगा, n लैम्डा बाय डी आएगा, इससे कट जाएगा, तो लैम्डा बाय डी। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन रहता है कि लीनियर विड्थ, लिख लो कॉपी में, लीनियर विड्थ इज डी इंटू एंगुलर विड्थ, किसी भी मैक्सिमा के और किसी भी मिनिमा के लिए लीनियर विड्थ इक्वल टू डी इंटू एंगुलर विड्थ। लिख लिया, डी मतलब कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? इसके आगे पोलराइजेशन की डेरिवेशंस थी, बट वो मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस में पोलराइजेशन नहीं है, सिर्फ यही डेरिवेशंस प्रिपेयर कर लेना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।